नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रही हूँ जिसने बहुत सी छोटी सी उम्र में अपना एक पैर खोया रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, घबराई नहीं और बड़े सकारात्मक रूप से ज़िंदगी को जिया। उसने व्हीलचेयर बास्केटबॉल में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आज वो एक बड़ी एनजीओ में अच्छे पद पर कार्यरत है। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो कुछ ईश्वर ने उसके साथ ऐसा ही किया। तो आज मैं आपको उससे मिलाती हूँ, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप थोड़ा सा संस्कृत में अपने बारे में बताएं। मेरा नाम साक्षी चौहान है और मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और अभी मैं ऋषिकेश में हूँ। उसके अलावा मैं अभी गेम्स में एक्टिव हूँ, तो मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलती हूँ। तो मैम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैंने स्कूलिंग ऋषिकेश से ही किया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में। वेरी गुड। इसके साथ साथ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे खेलना हमेशा से बहुत पसंद है और उसके अलावा मुझे लिखना भी थोड़ा बहुत पसंद है। और घूमना खाना नॉर्मल जो हर एक लड़की right. चाहती है। तो मैं आपको बड़ी देर से नोटिस कर रही थी कि आपका एक पैर नहीं है, तो आप जरा इस इंसिडेंट के बारे में बता सकती हैं कि ये आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या? मेरा एक्सीडेंट हुआ था देवप्रयाग में और उसमें मैंने अपना पैर खोद लिया। अच्छा, तो एक्सीडेंट कैसे, मतलब कैसे हुआ? ये रोड एक्सीडेंट था। रोड एक्सीडेंट हाँ था। जी। तो कैसे? मैं बस मतलब के नीचे आ गई थी। अच्छा, आप बस के नीचे आ गए थे। तो उस वक्त मतलब वहाँ पर लोग होंगे ओब्वियसली। हाँ। तो लोगों ने आपकी हेल्प करी? बिल्कुल, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और उन्हीं लोगों की वजह से उन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैं ज़िंदा रही और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जैसे यू आर अ वेरी यंग गर्ल, तो आपको क्या फीलिंग होती है कि और सब बड़े नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आपको संघर्षमयी जीवन आपका हो गया है, तो आप कैसा फील करती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ भी नॉर्मल ही है। सेइंग समवन नॉर्मल, इसका अपोजिट है कि मैं खुद को एबनॉर्मल कह रही हूँ, विच इज़ आई एम नॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बस ये है कि लोगों को अगर थोड़ा सा स्ट्रगल है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा है। फेस में मुझे बड़ी पॉजिटिविटी, मतलब आपका जो रवैया बड़ा सकारात्मक है। तो आप को आज दिल्ली में अवार्ड के लिए सामाजिक कल्याणी संस्था ने बुलाया है, तो आप किसके लिए आपको यहाँ पर अवार्ड मिला है? मैंने खेलना शुरू किया था अपने कॉलेज के बाद। उसके बाद मैंने नेशनल खेला, उसके बाद इंटरनेशनल खेला। क्या खेला? व्हीलचेयर बास्केटबॉल। व्हीलचेयर बास्केटबॉल। और उसके बाद मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया था और इसके लिए मुझे यहाँ पे आज सम्मानित किया गया। तो देश का प्रतिनिधित्व आपने इसमें व्हीलचेयर बास्केटबॉल। कहाँ गए थे? मैं थाईलैंड गई थी। एशिया ओशनिया जोनल चैंपियनशिप था, जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैचेस होते हैं। तो आपने वहाँ पर एक गरिमा जोशी लड़की, अगर गरिमा जोशी ने हमारे साथ नेशनल खेला था। हाँ, गरिमा जोशी मेरे साथ थी। तो मैंने जब गरिमा जोशी का ऑपरेशन हुआ था तो हम लोगों ने उसकी हेल्प करी थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। तभी मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है कि बहुत प्यारी है वो। इस तरह से होने के बावजूद भी वो, तो वह उसको देख, आपको जब मैंने देखा तो मुझे उसकी याद आ गई। बिल्कुल। तो आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि भाई क्या मैं कुछ करूं, मतलब आप लाइफ में क्या, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि शायद मुझे ऐसा लगता है मैं भी ऐसे ही बाहर निकल रही हूँ जैसे सब लोग निकल रहे हैं। और मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर निकलोगे तो आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है मुझे करना चाहिए मैं करती हूँ, मुझे जो लगता है मुझे नहीं करना चाहिए वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या करती हूँ। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। आपका विज़न क्या है? आप अभी और खेलना चाहती हूँ और बहुत सारे मेडल लेकर आना चाहती हूँ और मैं ओलंपिक में जाके मेडल लेकर आना चाहती हूँ। वो अभी मेरा नेक्स्ट गोल है। तो इसमें आपको किसी तरह का सपोर्ट राज्य सरकार ने किया है? नहीं, मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। मुझे नहीं। तो आपने कोशिश की वहाँ से? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि अभी ऐसा कुछ, एक तो ये होता है कि कुछ स्कीम्स चल रही है कि इसके तहत आपको कुछ मिल जाएगा, उसके अगर हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कहूँगी कि आप मुझे किस बेसिस पर दे दें।
डील करी है सरकार से, आप खुद मिली है, जो हमारे प्रतिनिधित्व जैसे आपके देवप्रयाग में एमएलए होंगे, एमपी होंगे, आपने उनसे मिला है आपको? मैं एमएलए सर से मिली हूँ, जो सुबोध दुनियाल सर हैं। अच्छा। और प्रेमचंद्र अग्रवाल सर हैं। हाँ। तो मैं उनसे मिली हूँ, लेकिन मैंने मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे उनसे कुछ कहने का, तो मुझे बस उतना ही मिला है, लेकिन आई एम श्योर कि मैं उनसे जल्दी मिलूंगी, और अगर मैं उनसे कुछ कहूँ तो शायद वो माने। अवार्ड को पाकर आपको अंदर क्या फीलिंग है, आपने क्या सोचा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी लोग आए हैं, उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब आपको कुछ अवार्ड मिलता है या आपका अप्रिशिएशन होता है, तो आपको लगता है कि अब आपको और आगे काम करना है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी बबीता नेगी दीदी का, कि वो हर साल ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और लोगों को आगे बढ़ाते रहे। जहाँ तक आपने गवर्नमेंट की बात कही थी, शायद मैं कभी उनसे मिलूँ तो शायद मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, क्योंकि प्लेयर्स का क्या होता है कि वो खेल के साथ साथ काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर एक सिक्योर इनकम उनको होगा तो शायद वो आगे बढ़ने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए, आगे मेहनत करने के लिए और खेलने के लिए, वरना वो फिर पैसे जुटाने में लग जाते, फिर एक बार काम आपके हाथ में आ गया, फिर आप उस गेम्स पे ध्यान नहीं दे पाते। तो गेम्स पे ध्यान देने के लिए मैं चाहूँगी कि हर प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो आप ये चाहती हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि मैं नेशनल लेवल पर और खेलना चाहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी और हॉबीज़ क्या है? मूवी देखना? बिल्कुल, मूवी देखना पसंद है। कौन सी रिसेंटली मूवी आपने देखी है? मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी थी, उस 12th फेल मैंने देखी है, और मुझे बहुत अच्छी वो मूवी लगी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उसने मुझे मूवी को देखना चाहिए और टैक्स फ्री भी इसको करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल, जैसे आप थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि मैं आपसे पूछूं, अगर आपको रहेगा कि जैसे हमारे देश में G20 हुआ था, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, उन लोगों ने भी उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो G20 में सबमिट किए थे। अच्छा, और मेरी महिलाओं को, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती है? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आर्थिक रूप से तो महिलाएं नो डाउट की सक्षम हो चुकी है, तो आपको लगता है क्या महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित है, सामाजिक रूप से सुरक्षित हैं? नहीं, क्या राय है? मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत लंबा टाइम शायद हमें लगेगा कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुषों का जितना हाथ है उतना महिलाओं का भी हाथ है, क्योंकि वो पुरुष जिस फैमिली से आते हैं उस फैमिली में कहीं ना कहीं महिलाएं होंगी, उनकी मम्मी होंगी, उनकी बहनें होंगी। अगर वो उनको कहीं ना कहीं हर माँ को पता रहता है उनका बेटा कैसा है, बाहर जाकर क्या करेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को अपने घर के जो पुरुष हैं उनको सिखाना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि जो उनके मतलब ट्रेनिंग अपने घर बिल्कुल अपने घर से करनी चाहिए। तो ये सिर्फ पुरुषों का दायित्व नहीं है, महिलाओं का भी। कि हमारे देश में अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए आप सरकार से कुछ अपील करना चाहती हैं? मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी पनिशमेंट्स हैं वो बहुत हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि सब लोग डरें और वो लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि पनिशमेंट अगर अच्छा हो, प्रशासन को कड़े नियम बनाने चाहिए और कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केस हैं उत्तराखंड में, अभी रिसेंटली भी हम लोग देख रहे हैं। वाला केस आपका सबसे बड़ा केस है, वो अंकिता और दिल्ली में किरण नेगी का केस है। एक चीज़ और ये पूछना चाहती हूँ कि महिला दिवस में आप क्या अपनी बहनों को, अपनी साथ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसा भारत, कैसे महिलाओं को कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी चीज़ें उन्हें पीछे धकेलती हैं, पीछे खींचती हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को उस माहौल में रहना चाहिए। तो आप खुद अपनी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। अच्छा, और लास्ट सवाल है कि आप क्या सरकार से किसी तरह की अपील की, जो विकलांग लोगों के लिए कोई अपील करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक्सेसिबल टूरिज्म पे काम कर रही हूँ, और उत्तराखंड क्योंकि टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है, तो मैं NCPD पे जावेद आबिदी फेलो हूँ, और उसके लिए मैंने 2 साल रिसर्च किया है एक्सेसिबल टूरिज्म पे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट एक्सेसिबल टूरिज्म पे काम करे, ताकि हम उत्तराखंड में सबका वेलकम कर पाएँ। और एक्सेसिबल टूरिज्म सिर्फ
पर्सन में डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। आज और कल जब लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, सब लोग एक दिन व्हीलचेयर यूज़ करेंगे, सब लोगों का मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये आज का ही नहीं है, कल के लिए भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप बनेंगे कि हम लोगों ने उत्तराखंड में एक्सेसिबल टूरिज्म किया है। G20 की अभी आप बात कर रहे थे, G20 का एक वो भी है, एक्सेसिबल टूरिज्म पे भी वो लोग काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो अगर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं हम लोग एक भागीदारी कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल सकारात्मकता से पूरे भरपूर तरीके से आपने बात की। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये कहा कि भी ऐसा होना चाहिए विकलांग लोगों के लिए टूरिज्म में। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगी कि ये वीडियो अगर आप देखें तो आप साक्षी चौहान जो कि देवप्रयाग की हैं, वो ये अपील कर रही हैं कि आपसे कि टूरिज्म में एक्सेसिबिलिटी को महत्व देना चाहिए और ताकि जो विकलांग लोग हों उनको ये महसूस ना हो कि वो विकलांग है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। तो इसी के साथ साक्षी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा और तो बहुत चीज़ें पूछने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की करें और नकारात्मकता आपको बिल्कुल ना छुए। धन्यवाद। थैंक यू।